हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। और कल हमने कंप्लीट किया था पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी को हमने 2 वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट किया था। और इसी तहत हमारा पूरा जो लेजिस्लेटिव पार्ट है, यानी यूनियन का जो लेजिस्लेटिव पार्ट है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, एक बार इसका ब्रीफ देख लेते हैं। जैसे हम लोग यूनियन जो पार्ट है, यूनियन इसको 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और ज्यूडिशियरी। ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव पार्ट कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 टू 78। ठीक है, लेजिस्लेटिव है आर्टिकल 79 टू 123। और जुडिशियरी सेक्टर जो है वो है 124, आर्टिकल 124 टू 147। और इसमें ही एक सीएजी का भी पार्ट है जो कि आता है 148 से 151 तक। ठीक है, तो इस तहत हम अपना पूरा यूनियन पार्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ये पार्ट हमने कवर किया था किसमें? एग्जीक्यूटिव पार्ट में। लेजिस्लेटिव में क्या किया था? लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो गया, कमिटीज हो गई, जो भी है वो सब मैंने कवर किया था लेजिस्लेटिव पार्ट में। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अगर आपने इस दोनों पार्ट में से किसी का भी वीडियो अगर मिस किया है, लेक्चर मिस किया है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। तो आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो है जुडिशियरी, या तो हिंदी बोले तो न्यायपालिका। ठीक है, तो आज से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट। पहला टॉपिक क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो आइए सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो सेक्टर है, मतलब जो जुडिशियरी पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम होगा यूनियन जुडिशियरी बोले या फिर सुप्रीम कोर्ट बोले। ठीक है, मतलब ये इसी में आता है। ठीक है, और यूनियन जुडिशियरी मतलब क्या होगा? संघीय या केंद्रीय न्यायपालिका। केंद्रीय न्यायपालिका, जिसमें कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगर इसके आर्टिकल की बात करते हैं, ये किस अनुच्छेद में है? ये आता है 124 से 147 के बीच। ठीक है, और पार्ट की बात करें तो ये पार्ट 5 में। ठीक है, यूनियन पार्ट 5 में है। और यूनियन का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जुडिशियरी। और जुडिशियरी में यूनियन जुडिशियरी जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट बोले, तो ये आता है आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इस आईएएस के बारे में थोड़ा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। कहने का मतलब है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अगर अपीलीय न्यायालय की इंग्लिश की बात करें तो ये होता है एप्लीएट एपीलेट कोर्ट। अब एपीलेट कोर्ट किसको बोलते हैं? तो जो एपीलेट शब्द है वो स्पेशली कोर्ट से ही रिलेट करता है, और यहां बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। तो एपीलेट कहने का मतलब है कि जहां पे डिसीजन लिया जाता है, वहां पे डिसीजन का रिव्यू किया जाता है, या फिर बोले अपील किया जाता है, तो उस तहत उसके संदर्भ में जो सबसे ऊंचा है, यानी कि हाईएस्ट है, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। वही ये बात यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्याकार है। संविधान का व्याख्याकार कहने का मतलब है कि इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसका कहने का क्या मतलब है? व्याख्याकार करने का मतलब है जो व्याख्या करता हो।
तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वो संविधान का व्याख्या करता है, इसलिए उसको संविधान का व्याख्याकार कहा जाता है। और ये सेम क्वेश्चन एक बार बीपीएससी भी पूछा था कि हु इज द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट है कि जब इसका गठन हुआ था उस समय इसकी न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। मतलब जिस समय सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था उस समय उसमें कुल जजेज, जो कुल न्यायाधीश थे, वो कितने थे, 8 थे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 34 हैं। 34 में क्या क्या है, 1 + 33, मतलब एक होंगे सीजेआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, और 33 होंगे अन्य जजेज, माने अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये पहले 8 था, ये 34 हो गया, तो ये बढ़ाने का काम किसका है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या में बढ़ोतरी हो या फिर उसका नंबर घटाया जाए। ठीक है, ध्यान रहे, जज की संख्या को बढ़ाने या घटाने का काम किसका है, संसद का है। ये काम संसद करती है, बोले तो पार्लियामेंट। ठीक है, जो जजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है या फिर घटोतरी होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है, संसद, यानी कि कर्ता संसद ही है। क्लियर पॉइंट। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब आइए इससे रिलेटेड आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 124, यानी 124। और 124 क्या कहता है, एससी का गठन। एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। अगर कहीं भी हम एससी लिखते तो आप समझ जाइएगा कि जुडिशियरी पार्ट में कि उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, शेड्यूल कास्ट मत समझिएगा। अगर हम इस चीज में अगर एससी लिखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट समझिएगा, अगर कुछ दूसरा मीनिंग होगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 124 कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन। ठीक है, जो कि कब किया गया था, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने एक रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, जब हमने डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है, जिसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन याद रहे ये वो सुप्रीम कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट सेम नहीं है। वो जो 1774 वाला सुप्रीम कोर्ट जो आपने पढ़ा है और ये सुप्रीम कोर्ट दोनों सेम नहीं है, ये अलग है। अगर यही बात करते हैं, अगर इसकी स्थापना की, तो इसका स्थापना किया गया था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में, जिसमें मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि फेडरल कोर्ट का स्थापना हुआ था 1937 में। याद आ रहा है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट बोले या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोले, तो उसके तहत 1937 में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की जो स्थापना की बात हुई है, तो यही कोर्ट जब संविधान लागू हुआ था तो आगे चल के क्या बन गया, सुप्रीम कोर्ट बन गया। यानी कि यही फेडरल कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। क्लियर है पॉइंट। अब इसमें बात आता है कि फर्स्ट सीजीआई यानी कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे हीरालाल जे कानिया। अगर इसको हिंदी में लिख दे तो हीरालाल जे कानिया। तो जो हीरालाल जे कानिया थे वो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो क्लियर है इतना पॉइंट। तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आर्टिकल्स पे आते हैं। अगला आर्टिकल है 124 का 2। वो जो हमने देखा था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो था आर्टिकल 124 का 1, और ये है आर्टिकल 124 का 2, जिसमें कहा गया है न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। ठीक है, और ये करते कौन है, ये करते हैं राष्ट्रपति। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर है पॉइंट। अगला है 124 का 3। ये क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसके लिए पहला है कि
भारत के नागरिक हो, मतलब आप जो है सो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है। अगला है कि एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद को संभाला हो, यानी कि 5 साल, ठीक है, 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश के पद को संभाला हो, किसमें? हाई कोर्ट में। किसी किसी केस में एनी कोर्ट भी लिखा रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस हाई कोर्ट। ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पाता है तो दूसरा कंडीशन क्या है इसी का सब्स्टिट्यूट, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील हो। मतलब या तो आप कम से कम 5 साल तक जज का पोस्ट संभाले हो, या फिर कम से कम 10 साल तक आप वकील रहे हो। ठीक है। और अगर ये भी कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रहा है तो अगला है कि राष्ट्रपति के नजर में कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता या विद्वान होने चाहिए। मतलब अगर वो दो कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा तो तीसरा कंडीशन ये है कि आप राष्ट्रपति के नजर में बहुत बड़े विद्वान होने चाहिए, मतलब बहुत नॉलेज वाले होने चाहिए, किसके? कानून के। लेकिन आपको एक बात बता दें कि इसके तहत आज तक किसी का नियुक्ति नहीं हुआ है। ठीक है। ये जो तीसरा पॉइंट है, इसके तहत आज तक कोई सीजीआई नहीं बना है। सीजीआई बोले या फिर जजेज बोले, नहीं बना है कोई। ठीक है। यही दो कंडीशन को, यही दोनों में से कोई एक कंडीशन को फॉलो करके जो बना है सो बना है। ठीक है। क्लियर? 124 का 3। अगला है 124 का 4 और 5, दोनों किससे रिलेट करता है? जजों के पद से हटाने संबंधित प्रावधान। मतलब जो आर्टिकल 124 का 4 और 5 है, इसमें बताया गया है कि कैसे जजेस को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है वो बताया गया है। तो ये हटाने का काम किसका है? ये काम करती है संसद, पार्लियामेंट करती है हटाने का काम। और कौन से बहुमत से पारित होने पे ये हट जाते हैं? तो 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी। अगर 2/3 मेजोरिटी से पारित हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है उनके पद से। ठीक है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या आज तक ऐसा कभी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया गया हो? तो आज तक एक बार ऐसा हुआ है जिसमें जज में जस्टिस भी रामास्वामी, जस्टिस भी रामास्वामी पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया गया था। वैसे इम्पीचमेंट सब तो यूज होता है प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन इम्पीच मतलब क्या है कि उसको पद से हटाने के लिए। तो भी रामास्वामी को पद से हटाने के लिए इन पर वो लगाया गया था महाभियोग बोले एक तरह से, तो वो उन पे लगाया गया था। लेकिन आगे चल के ये पारित नहीं हो पाया तो इनको हटाया नहीं गया था उसके थ्रू। ठीक है। लेकिन इन पे आया था, ये एकमात्र नाम याद रखिएगा, जस्टिस भी रामास्वामी। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? और ये बात है मई 1993 के आसपास का बात है। ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया 124 का 4 या 5। ठीक है। अगला है 124 का 6। ये क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों का शपथ ग्रहण। अब शपथ ग्रहण कौन कराएगा? शपथ ग्रहण वही कराएगा जो नियुक्ति कराएगा। तो इसका मतलब इसके मामले में, वैसे इसका केस गवर्नर में भी है, ऐसा आप नहीं समझिएगा कि जो नियुक्ति कर रहा है वो शपथ ग्रहण भी कराएगा, ऐसा नहीं है। ये इसके केस की बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के केस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर यही बात करते हैं सीजीआई के शपथ ग्रहण का, तो कौन कराता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगर अदर जजेस की बात करें, अदर जजेस, तो ये भी प्रेसिडेंट ही कराते हैं, पीओआई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो ये कौन कराएगा? ये कराएंगे सीजेआई, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो सीजेआई शपथ दिलाएंगे इनको प्रेसिडेंट की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। तो ये टोटल था आर्टिकल 124 जो 6 तक था। इसमें एक और आर्टिकल है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ है, जो कि आर्टिकल 124 का ए, वो था न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5 6, ये है ए। ये किससे रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है एनजैक से, एनजेएसी। अगर बोलें तो नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग। ठीक है। तो इसका गठन कैसे किया गया था? तो ये लाया गया था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत। अब ये क्या है? तो नाम से क्लियर हो जाएगा, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, यानी कि जजों की नियुक्ति, जजों की नियुक्ति करने के लिए
इसको लाया गया था। क्यों लाया गया था? कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। अब आपके मन में आ रहा है ये कॉलेजियम क्या होता है, तो कॉलेजियम जब आर्टिकल 126 पढ़ेंगे उस समय ये क्लियर हो जाएगा आपका। अभी बस आप ये समझिए कि इसका जो इसको लाया गया था वो कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लाया गया था, यानी कि जो जजेज का अपॉइंटमेंट है उससे रिलेट करता है कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए। लेकिन हुआ क्या आगे चल के, इसको सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसको हटा दिया गया। मतलब जो एनजैक है उसको हटा दिया गया। कब? 2017 में इसको हटा दिया गया। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम रहा है जिसको लाया गया है और फिर हटाया गया है। क्लियर है पॉइंट? एकमात्र ऐसा सीएए यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसको लाया भी गया है और हटाया भी गया है। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है जिसको हटाया गया हो, सिर्फ इसी को हटाया गया है। क्लियर है पॉइंट? तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं इस अगले पे। इसके बाद आता है आर्टिकल 125। ठीक है, तो आर्टिकल 125 किससे रिलेट करता है? जजों के वेतन, यानी कि सैलरी ऑफ जजेस, बोले तो जजों के वेतन से रिलेट करता है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश और एक होते हैं अन्य जजेस। तो जो चीफ जस्टिस को कितना मिलता है? उनको मिलता है 2.8 लाख प्रति महीना। ठीक है, और अन्य जजेस को कितना मिलता है? 2.5 लाख प्रति महीना। यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको मिलता है 2,80,000 महीना का, और जो अन्य जजेज होते हैं उनको 2.5 लाख मिलता है महीना का। ठीक है, ये इनकी सैलरी है। और सैलरी कहां से दी जाती है? सैलरी दी जाती है भारत सरकार के संचित निधि से। संचित निधि से। संचित निधि बोले तो कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड से। और कंसोलिडेटेड फंड का चर्चा किसमें है? आर्टिकल 266 में। ठीक है, जो वेतन मिलता है जजों को वो मिलता है कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि से। ठीक है, जो कि किसमें है? आर्टिकल 266 में आता है कंसोलिडेटेड फंड। क्लियर है? अगला है आर्टिकल 126। ये है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बोले तो एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब एक्टिंग कब बोला जाता है? जब उसके पद पे कोई और काम कर रहा हो। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोस्ट है तो उस पर वो ना हो कि कोई और उसमें काम करेगा। जैसे आपको बताया थे जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको, तो अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट सर्व करेगा। ठीक उसी तरह मुख्य न्यायाधीश का अगर पद खाली है या फिर जो कंडीशन है इसमें वो अगर फॉलो हो रहा है और उसका पोस्ट खाली है तो उनके जगह पे कौन सर्व करेगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, तो आइए उसी को देखते हैं। तो इसमें कंडीशन ये कहा गया है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या काम करने में असमर्थ है या फिर पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि चीफ जस्टिस अब काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अब्सेंट हो गए हैं किसी सिचुएशन में, या फिर एक ऐसा सिचुएशन आया कि उनका इन ऑफिस डेथ हो गया यानी कि पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई, तो उस केस में क्या करते हैं राष्ट्रपति कि जो 33 में से जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनको क्या नियुक्त करते हैं? उनको एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त करते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं उनको। क्लियर है पॉइंट? अब एक चीज आपका उस समय रह गया था, कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, तो ये कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है? तो कॉलेजियम सिस्टम जो होता है ये 5 मेंबर्स बॉडी होता है, मतलब इस सिस्टम में 5 लोग होते हैं। ठीक है, और 5 लोग कौन होते हैं? जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य लोग। और अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो कॉलेजियम सिस्टम के चेयरमैन या अध्यक्ष होंगे। ठीक है,
और जो बचे 4 वो होंगे सीनियर मोस्ट जजेस, यानी कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो होते हैं। ठीक है, तो अब ये करते क्या है, ये जो 5 मेंबर बॉडी, इनका काम क्या है, तो इनका काम ये है कि ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं किसे जज बनाना चाहिए और किसे मुख्य न्यायाधीश। मतलब अगर राष्ट्रपति को नियुक्ति करनी है चीफ जस्टिस की हो गया या फिर जजेस की, तो वो इनसे सलाह लेते हैं। जो कॉलेजियम सिस्टम है इससे वो सलाह लेंगे कि किनको जज बनाना चाहिए, किसको चीफ जस्टिस बनाना चाहिए, तो ये सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। क्लियर है? तब आपको समझ में आ गया होगा इंजैक वाला मामला, जिसमें बताया था मैंने कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए उसको लाया गया था। ठीक है, तो यही वो कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम को पूरा खत्म करने के लिए उसको लाया गया था, जिसको बाद में हटा भी दिया गया। और ये स्टार्ट कब हुआ था? कॉलेजियम सिस्टम में स्टार्ट हुआ था 1992-93 के समय में। ठीक है, इसको हटाया भी गया, लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट बोले कि ये इसको खारिज ही कर दिए, असंवैधानिक घोषित करके उसको हटा दिया गया, और फिर अभी भी यही सिस्टम चल रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो ये था आर्टिकल 126 तक। तो आज यहीं तक रखेंगे, फिर इसके आगे कल चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल इसके आगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।